दर्शकों, संगीत एक ऐसी कला जो ना सिर्फ हमें भगवान से रूबरू कराती है बल्कि हमारे जीवन में पॉजिटिविटी भी लाती है। संगीत एक ऐसी कला जिसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा। दर्शकों, अमूमन मैं आपको कहती हूँ कि आज जो पर्सनैलिटी हमारे स्टूडियो में आई है, पर आज मैं आपसे कह रही हूँ आज हम जिनके स्टूडियो में आए हैं वो एक बेहतरीन कंपोजर हैं। उन्होंने अपनी संगीत की जो कला है उसका लोहा ना सिर्फ देश में, ना सिर्फ प्रदेश में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी मनवाया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कुलदीप सप्रू जी की। कुलदीप जी, सबसे पहले तो द राइट न्यूज में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया और आप यहाँ आ गए जी। मेरे घर। इसके लिए बहुत ही मैं आपकी सराहना करता हूँ कि आप यहाँ पे आए, और पूरी TRN टीम को भी मैं बधाई देता हूँ कि वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से जो उनकी कोशिश रहती है सामाजिक कामों में, और बहुत ही अच्छी तरह से उसको आगे ले जा रहे हैं। जो भी हमारे समाज की समस्याएं हैं या किसी भी क्षेत्र के जो भी आर्टिस्ट है, कुछ कल्चर एक्टिविटीज़ हैं, कुछ भी है, उसमें TRN बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। जी। कुलदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपसे वही सवाल पूछूंगी जो बहुत सारे इंटरव्यूज में आपसे पूछा भी गया होगा कि आप इस फील्ड में कैसे और कब आए, आपका रुझान कब इसकी तरफ हुआ? ये बेसिकली अगर कहा जाए तो ये नेचुरली एक गॉड्स गिफ्ट ही होता है। किसी भी आदमी कहिए, लड़का कहिए, लड़की कहिए, तो ये एक भगवान की एक इंस्पिरेशन होती है, उसमें गॉड गिफ्ट ही होता है जी। और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि जब मेरा जन्म हुआ तो भगवान ने मुझे इस चीज़ से मुझे नवाजा है। हाँ, रही बात इसका शो कैसे हुआ, क्या हुआ, तो इसमें बचपन से ही मेरी जो फर्स्ट गुरु रही हैं इसमें मेरी माता जी, स्वर्गीय मोहिनी सप्रू जी। वो अपने जब किचन में, जब मैं छोटा सा होता था तो वो किचन में गाया करती थी कोई भजन सा, कोई वो फॉर्मल ट्रेनिंग या कोई वो सिंगर या कोई वो नहीं थी, लेकिन वो गाती बहुत अच्छा थी। उनका रिदम, जब वो किसी वक्त मैं उनके साथ, हम घर में कभी भजन कीर्तन किया करते थे, अरे रिदमेटिक सेंस क्या थी वो, मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट, चाहे उसका वो मटका दे दो, कुछ दे दो, कुछ दे दो, या फोक इंस्ट्रूमेंट दे दो, इतना अच्छे तरह से बजाती थी। तो मैं हैरान हो जाता था कि इस ताल को एक आदमी को सीखने के लिए तो बहुत सारी चीजें लगती है, लेकिन ये कैसे कर पाती हैं ये। तो वो मेरे को एक इंस्पिरेशन मिलती गई। उस इंस्पिरेशन को लेके फिर स्कूलिंग होगी। स्कूलों में तो आपको पता है कि कल्चरल एक्टिविटीज होती रहती हैं, फिर वो वगैरह होते हैं। और मेरे फादर मदर ने हमेशा मेरे को इस बारे में सपोर्ट किया है, जबकि उस टाइम पे बच्चों को बोला जाता था कि नहीं, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे दो, कि आपको तो पता ही था कि तो। लेकिन मेरे पेरेंट्स, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ इस फील्ड में कि मुझे पेरेंट्स का भरपूर साथ मिला। और उसके बाद स्कूल से फिर शुरू करके करके फिर हायर लेवल पे पहुंच के, फिर जब हम हायर एजुकेशन में गए, वहां पे फिर कॉलेजेस में देखा क्या होते, तो वो चलता रहा। फिर मैं कभी बैंजो बजाया करता था, कभी हारमोनियम बजाया करता था, कभी फ्लूट बजाया करता था, लेकिन विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग जी। फिर उसके साथ साथ जब मैंने पढ़ाई किया तो हमारी कॉलेजेस में कुछ गवायन स्टूडेंट्स थे जो कीबोर्ड्स बजाया करते थे। तो कीबोर्ड्स उन दिनों नया नया इंस्ट्रूमेंट होता था, तो वो हमने पता नहीं था यहाँ पे जम्मू कश्मीर में क्या है, तो मैंने वो सीखा उनसे। तो फिर उसको मैं यहाँ पे भी लाया जम्मू कश्मीर पे। यहाँ पे उसके लिए मुझे बहुत फेसेस करना पड़ा कि उसको वो बजाने नहीं देते थे कि ये भाई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारे जो मैनुअल इंस्ट्रूमेंट्स है, लाइक स्टार है, संतूर है या कुछ है, तो ये डिस्टर्ब करता है, इसको मत बजाओ जी। लेकिन फिर मैंने इसमें भी बहुत सारी मेहनत की, और जो मेरे इनिशियल गुरु रहे, फिर जब मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग लिया, जब मैंने पहले वेस्टर्न म्यूजिक सीखा, उनका नाम है मिस्टर ईरानी। वो अमित कुमार, जो हमारे किशोर कुमार जी के बेटे हैं, अच्छा, उनके साथ वो गिटार प्ले करते थे। लेकिन वो किन्हीं कारणों से यहाँ जम्मू में आए थे, तो मैंने वेस्टर्न म्यूजिक उनसे सीखा, मिस्टर ईरानी से। तो उसके बाद जब मैंने वेस्टर्न म्यूजिक सीखा तो मेरी जॉब लग गई इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री में, श्रीनगर में। अच्छा, तो श्रीनगर में लग गई। तो श्रीनगर में हम जॉब करते थे और साथ साथ में मुझे म्यूजिक का भी शौक था। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि मैं ये संगीत का मैं कैसे करूं अपने आप को, क्योंकि हमने क्या किया कि ब्रॉडवे होटल श्रीनगर में शाम को
एक ऑर्केस्ट्रा टाइप चाहिए था उनको ना, प्रोफेशनल, ताकि वो अपने बिजनेसेस को बढ़ा भी सके। ओके ओके ओके। और हमारे लिए ये दवाई का काम भी कर गया, हमें एक पैसा भी मिलता था, अपने शौक भी करते थे। तो हमने वहां पे एक ऑर्केस्ट्रा बनाया छोटा सा, तो वो हमने स्टार्ट किया वहां पे भी। उससे पहले भी हम अगर श्रीनगर की बात करें तो मुझे ज्यादातर रहने का मौका नानिहाल में ही मिला है, जंगार महला। और मेरा जो जन्म हुआ है श्रीनगर बुलबुलांकर में हुआ, और मेरे फादर की 1968 में ही ट्रांसफर यहाँ हुई, क्योंकि मेरी सिस्टर वहाँ पे, छोटी सिस्टर है, वो ठीक नहीं रहती थी, उनको नमूनिया अटैक्स होते थे, तो उनको डॉक्टर ने बोला था कि आप इसको किसी गर्म जगह ले जाओ। तो मेरे फादर 68 में ही यहाँ पे आए, तो हमने पढ़ाई वढ़ाई जम्मू में ही की है सारी। तो उसके बाद फिर जब मेरी जॉब लगी, वो मेरी फिर से इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री में लग गई, और शाम को हमने शौकिया तौर पर हमने ब्रॉडवे किया। ब्रॉडवे होटल एक दिन आ रहे हैं हमारे ऑल इंडिया रेडियो के, तब के रेडियो कश्मीर श्रीनगर के डायरेक्टर लसा कोल साहब, और हमारे गुरुजी जो मेरे बाद में बने क्लासिकल म्यूजिक में, मेरे पंडित भजन सोपोरी जी और गुलाम नबी शेख, एक बार वो कोई डिनर पार्टी के लिए आ रहे हैं ब्रॉडवे होटल में जी। उन्होंने मेरे को देखा कि भाई ये तो जबरदस्त एक साज बजा रहा है, जिसमें वायलिन्स भी बजा रहा है, ये संतूर भी बजा रहा है, ये सब कुछ बजा रहा है, ये बड़ा जबरदस्त। तो मेरे पास भजन जी आ गया। अरे उनका भजन जी को मेरे पास आना, बेटा कल आप रेडियो आ जाना। मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने कहा क्या करना है मुझे रेडियो में आके? बोले नहीं, आपको कल आना है तो आप हमसे मिलिए, म्यूजिक सेक्शन में आ जाना। तो मैं गया, ऑल इंडिया रेडियो गया, तो कहते हमारी एक रिकॉर्डिंग हो रही है। वो मुझे अभी भी गाना याद है, बस की शुद्ध कैलाश जी ने गाना था, तो उसमें उनको एक वाइब्रोफोन का इफेक्ट चाहिए था। तो अब वाइब्रोफोन बजाने वाले उधर कोई नहीं थे, तो वो कीबोर्ड से मैंने इफेक्ट लेके तो उन्होंने मेरे से बजवाया, और जो जो उन्होंने मेरे से बजवाया, तो जो वो मुझे बता रहे हैं और मैं पिक कर रहा हूँ कि मैंने बजाना क्या। और वो भी हैरान कि यार विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग करके जो मैं इसको बोल रहा हूँ बजाने को, ये बजा रहा है अगला लड़का। मैं 22-23 साल का लड़का, और वो बड़े हैरान मुझे ऐसे घूर के देख रहे हैं कि भाई यहाँ तो बड़े बड़े म्यूजिशियनों को हम बताते हैं, वो कभी सोचते हैं, लेकिन ये एकदम से तेज बजा रहा है। उसे बोला नहीं, आप ऑल इंडिया रेडियो आ जाओ। तो ऑल इंडिया रेडियो में मैंने इतनी सारी रिकॉर्डिंग्स की है, फिर तो मानो बहुत सारी का। उसके बाद फिर उन्होंने, लसा कोल जी कहते हैं ना, आप बेटा ऐसा काम करो, आप ये जॉब छोड़ दो जी, आपकी हमारे को इधर आकाशवाणी में जरूरत है। मैंने कहा सर वो कैसे, मैं गवर्नमेंट का जॉब कैसे छोड़ूं? कह रहे नहीं, हम आपको यहाँ पे जॉब क्रिएट करें। तो जॉब क्रिएट मेरा था बी क्लास, उस वक्त चाहिए था बी हाई जॉब के लिए। उन्होंने डीजी साहब से रिलैक्सेशन मंगवा के मेरे लिए पोस्ट क्रिएट किया। पोस्ट क्रिएट करके मेरी अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गई, तो मैं बड़ा खुश हो गया। मुझे आकाशवाणी में, जब आपने ये बात अपने पेरेंट्स को सुनाई, क्योंकि कश्मीरी पंडित के लिए एक सरकारी नौकरी छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है, मगर साथ में उनको ये भी पता था ना, तब तक मैंने छोड़ा नहीं था जब तक मुझे वो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला। जैसे ही अपॉइंटमेंट लेटर मुझे मिला तो मैंने वहां पे रिजाइन दे दिया, क्योंकि वहां पे 1 महीना पहले उधर रिजाइन देना और मुझे 21 जनवरी 1990 को ज्वाइन करना था आकाशवाणी। और अनफॉर्चुनेटली मुझे 17 जनवरी 1990 में जो वहां पे हालात हो गए, जो हमारी पूरी कम्युनिटी ने वो त्रासदी देखी, तो मुझे भी 17 जनवरी 1990 को निकलना पड़ा, और उसके बाद मैं वो नौकरी ज्वाइन ही नहीं कर पाया। हालांकि वहाँ के जो डायरेक्टर थे फारूक नाज़की साहब, वो मेरे लिए 2 वर्ष तक उन्होंने वेट किया कि नहीं बेटा आप यहाँ आ जाओ, मैं ये पोस्ट आपको कहीं और नहीं दे सकता, आप यहाँ पे आ जाओ। मैं भी सोचता रहा हूँ ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन उतनी ही देर में क्या हुआ कि यहाँ पे प्रोग्राम जनरेटर फैसिलिटी पीजीएफ स्टूडियो दूरदर्शन का यहाँ अशोका होटल में खुल गया। अच्छा, वहां से मुझे काम आना शुरू हो गया कि ये आप, डॉक्टर सोहनलाल ने मुझे दिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिए, मोतीलाल खरूजी ने मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिए। उन्होंने बोला जी आप ये प्रोजेक्ट्स हमारे लिए कंपोज करो, जबकि मैं कंपोजर अप्रूव्ड नहीं था जी। तो और वो काम मिलता रहा। वहां क्या जो मेरा पे स्केल था 12,000, और 12,000 की जगह मैं 40,000 कमा रहा हूँ यहाँ पर। मुझे एक लालच आ गया, मैंने कहा ये चिट्ठी है, मुझे घर बैठे इतना काम मिल रहा है, और दूरदर्शन में बड़ा जी टीवी काम मिल रहा है आपको। मेरे काम को सराहा गया। फिर डीडी नेशनल लेवल पे मैं गया, वहां पे मेरे काम को सराहा गया। डीडी उर्दू का काम गया।
फिर बहुत सारे मित्र मिलते रहे, फिर मैंने डोगरी पे काम किया। डोगरी का मेरे अच्छे मित्र यहाँ पे सुदेश वर्मा जी है, वो बड़े अच्छे प्रोड्यूसर, उन्होंने मुझे डोगरी का काम भी दे दिया, वो भी बड़ा अच्छा मैंने कंपोज किया। तो मैंने सोचा अब क्या करना है नौकरी करके, ये तो बड़ा अच्छा। तो मैंने कहा जो 15,000 के लिए इतनी टेंशन लेनी है वहां पे, तो लेकिन अब गवर्नमेंट जॉब तो गवर्नमेंट जॉब ही होता है। लेकिन उस वक्त फिर मेरे एक थॉट प्रोसेस आ गया, मैंने कहा मैं अपना स्टूडियो क्यों ना बनाऊं। फिर मैंने अपना एक स्टूडियो किया, और भगवती की दया से, माता रानी की कृपा से मेरे पास अच्छे लेवल का काम आ गया जी। मतलब नेशनल लेवल के, यहाँ तक कि आपको क्या मैं बताऊं, मेरा एक एपिसोड है कि श्रीनगर में जिन दिनों हम थे तो वहां पे मलिकाई पुखराज पाकिस्तान से आई थी गाना गाने के लिए। अच्छा। तो वहां उनको म्यूजिशियंस चाहिए थे, तो उसने कोई पाकिस्तान के ही कंपोजर के गाने गाने थे, उसके पास वो टेप थी, उसको सब लोग वहां पे बोलते थे जो ये टेप है हम ये इसको फोल्ड बैक में चलाएंगे और आप गा लो। ओके। तो उसने मना किया, उसने कहा नहीं, हमारे को पाकिस्तान में इसका कॉपीराइट इशू आएगा, मैं यहाँ के म्यूजिशियन से बजवाऊंगी। अब मसला क्या हो गया, उसने वो मुझे अभी भी वो गाना याद है, हम जंगल के जोगी हमको एक जगह आराम कहाँ, आज यहाँ तो कल। तो उसमें एक पियानो का पीस था, वो ऑगमेंटेड एंड डिमिनिश्ड, क्योंकि मुझे पियानो पे बहुत सारी प्रैक्टिस थी, तो उनको पियानो वाला कोई मिल नहीं रहा था 12 दिन से। बहुत सारे म्यूजिशियंस उधर बहुत सारे प्रॉब्लम्स में थे। तो वो प्रोग्राम जगदीप सिंह हमारे प्रोग्राम इधर टैक्स थे हमारे दूरदर्शन में, तो उनको मिली थी वो असाइनमेंट, वो मेरे पास आ गए ब्रॉडवे होटल में। अरे यार तू इस गाने का ये पियानो बजा सकता है? मैंने कहा जरा मुझे सुनाना। मैंने कहा हाँ इसमें क्या है, ये तो जरा नहीं तू बातें मत कर, मुझे बजा के सुनाओ। मैंने बजाया, कहता तू अभी चल। मैंने कहा अभी तो मैं जा नहीं सकता, अभी हमारा प्ले करने का मुझे एमडी नहीं जाने देगा। कहता नहीं एमडी को कोई फोन, एमडी को फारूक अब्दुल्ला का फोन आ रहा है, और जी उधर लड़का उसको भेजो। मेरे लिए लंबी चौड़ी गाड़ी राजभवन की आ रही, और मैं छोटा सा 21-22 साल का लड़का गया जी, कीबोर्ड लेके उठाया अपना तो गया। वहां जैसे पहुंचा तो वहां पे मलिकाई पुखराज ऐसे देख रही है मेरे को, ये कुछ सुना उन्होंने, ये कौन सा बच्चा लाया भाई इन्होंने, ये बजाएगा मेरे साथ, एक काका बजाएगा। और बड़े टॉप क्लास हमारे जम्मू कश्मीर के म्यूजिशियंस बहुत हो गए, अमरजीत सिंह थे, अनिल कोल तबले पे थे, रणधीर जी थे, बहुत सारे म्यूजिशियंस टॉप क्लास के, किशन लंगू जी, ये रिहर्सल करो। अब जिस पे वो स्केल पे था तो उसने उसका आधा नोट कम कर दिया। अब जैसे ये है, हम जंगल के जोगी हमको एक, उसने बोला काका इसका, मैंने यहाँ से प्रैक्टिस की, नहीं जी मैंने यहाँ से गाना है, ऐसे आधा नोट कम करो। अच्छा। हम जंगल के जोगी, यहाँ से बुझाओ। मैंने कहा बुझा लेता हूँ। मैंने बुझाया और वो मेरी तरह से ऐसे देख रही और इतनी खुश हो गई और इतनी ब्लेसिंग्स दी उसने मुझे, और मुझे कॉन्फिडेंस आ गया मिला कि इतने अच्छी हमारी मतलब इंटरनेशनल लेवल की स्टार मुझे ब्लेसिंग्स दे रही है और वो मेरे काम को सराह रही है। उसके बाद भजन जी ने वहाँ पे चाहे कि बेगम अख्तर जी आ रही हैं, मोहम्मद अहमद हुसैन आ रहे हैं, सुरेश वाडेकर जी आ रहे हैं, उनके साथ में प्ले कर रहा हूँ, पीनाज मसानी जी आ रही हैं, उनके साथ प्ले कर रहा हूँ, जितने भी हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में जो अच्छे गाने वाले हैं उनके साथ में प्ले कर रहा हूँ। तो वो मेरी फिर होड़ सी लग गई। और उसके बाद फिर हम ये माइग्रेशन फिर में आ गए। तो माइग्रेशन में फिर जैसे मैंने आपको कहा, फिर मैंने यहाँ अपना स्टूडियो बनाया, तो फिर मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया, फिर मेरा अपने स्टूडियो में काम आता रहा। आज तक वो काम का सिलसिला चल रहा है और माता की कृपा ऐसी है कि वो चल ही रहा है वो सिलसिला। तो उसके बाद मैंने आगे भी चलता रहे, बस यही उम्मीद पे दुनिया कायम है। और हाँ, दूसरा ये है कि एक तो मेरे लिए जो सबसे बड़े जो चैलेंजेस हैं वो ये होते हैं कि इस फील्ड में मतलब जो हम 1980s में म्यूजिक प्ले करते थे या 2000 में, आजकल म्यूजिक में बहुत सारी चेंजेस हुई हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है, हमें भी एक लर्निंग प्रोसेस मिलता है स्टूडियो के माध्यम से कि नया म्यूजिक क्या है, उसमें मतलब हमें एक लर्निंग प्रोसेस में ही अपने आप को रखना चाहिए हमेशा, जिसे हम सीखते रहें। जी जी। और बताइए, ये रहा मेरा सफर। ये तो बात हुई आपकी पहले के प्रोजेक्ट्स हाँ जी, हाँ जी। तो अब बात करते हैं आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स तो आते रहते हैं, बिल्कुल। उनमें से कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ये अभी मैंने साहित्य नाटक एकेडमी के कुछ अच्छा के प्राण किशोर पे मेरे दोस्त जिनका अभी मैंने जिक्र किया,
सुदेश वर्मा जी बहुत ही अच्छे, हमारे जम्मू कश्मीर में उनका नाम माना जाता है, लेजेंडरी हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। उनका मैंने अभी अभी 3 साहित्य नाटक अकेडमी के मैंने फिल्म्स किए हैं। अभी प्राण किशोर के पर भी उन्होंने फिल्म बनाई, तो उसका भी मुझे सौभाग्य मिला, तो मैंने उसका म्यूजिक किया। उसके बाद फिर हमारे यहाँ बलजीत जी हैं, उन्होंने एक ये फिल्म बनाई है, फीचर फिल्म हिंदी जी, फैंटासियां जी 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 जी, तो उसका मुझे सौभाग्य मिला म्यूजिक कंपोज करने का। उसके बाद ये हमारे ये एक मेरी जिंद जान पंजाबी फिल्म है, उस पे मैं वर्कआउट कर, वो भी अभी रिलीज होने वाली है। ये मतलब मैंने डिफरेंट लैंग्वेजेस में काम किया और कर रहा हूँ, डोगरी, पंजाबी, हिंदी, कश्मीरी तो चलो मेरी मातृभाषा है ही है। और जैसे मैंने कहा कि म्यूजिक का कोई लैंग्वेज नहीं होती है, तो म्यूजिक जो है इट कनेक्ट्स पीपल। बिल्कुल। तो इसका, और दूसरा मैं आपको एक चीज बताऊं कि म्यूजिक का क्या मैंने अपने जिंदगी में क्या इसका क्या स्थान है, वो अपने आप को आपको एक मैच्योरिटी मिलती जाती है। ये म्यूजिक खाली एक एंटरटेनमेंट का पार्ट नहीं है, कोई आप गा रहे हो, आप बजा रहे हो, वो तो रहा, ये तो आपकी कर्तव्य है। लेकिन म्यूजिक के कितनी ब्रांचेस हैं जो मुझसे भी अभी तक सीखने को मैं बोल रहा हूँ, मैं सीखूं, उन पे काम कर रहा हूँ। जैसे हमारे म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं पंडित तेज किशन जलाली जी, मैं उनसे कभी सीखता हूँ, सर इसमें क्या करना है, ये ताल है, ये कौन सा राग है, अभी भी मैं पूछता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ और इस काम में सीखते ही रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुलदीप जी, आप म्यूजिक के साथ काफी कनेक्टेड हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि एक इंसान की लाइफ में म्यूजिक कितना इम्पोर्टेंट है, एक इंसान की लाइफ में म्यूजिक क्या कर सकता है? अरे म्यूजिक तो एक हीलिंग टच है एक आदमी के लिए, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो पूरी ही म्यूजिक से रिलेटेड है। आप में जितने भी बीट्स हैं वो सारे म्यूजिकल बीट्स ही हैं। जिंदगी लाइट ढूंढती है संसार में, शोर में, विस्फोट में, उसमें भी एक ताल है। आपकी जो ह्यूमन बॉडी है वो परफेक्ट ताल में चले तो तभी आप परफेक्ट है। मैं आपकी एक मिसाल देता हूँ, हमारे में एक कहरवा ताल है, उसको हम राजा ताल कहते हैं जी। 8 मात्रा का ताल है, मतलब दुनिया के सारे फोक उसी में है, चाहे आप कश्मीरी इंस्ट्रूमेंट बजाए, चाहे आप ढोलक बजाए, तो वो 8 मात्रा का ताल है। ह्यूमन बॉडी से इसका क्या रिलेशन मैं बताता हूँ। ह्यूमन बॉडी से, क्योंकि मेरे मामा जी सेठ थे ब्रह्मचारी मोतीलाल जी, तो उनके पास मुझे एक बार जाने का मौका मिला, तो उन्होंने मुझे कश्मीरी में पूछा ना शिशु कि ताला वाला या तो मिटे वंत कहाँ ताला। मैंने उनको बोला कि भाई ये ऐसा ऐसा है। दुबन अच्छा ये 8 मात्रा ताल, ये 10 मात्रा का ताल है ये, मगर इनका सोर्स क्या है ताल का? ये 8 मात्रा की ताल आप मुझे बोल रहे हो, मैं कैसे मानूं कि ये 8 मात्रा का ही ताल कह रहा है, ये 10 मात्रा का क्यों नहीं है, 16 मात्रा का क्यों नहीं? अब उन्होंने मुझे ऐसा सवाल पूछा, मैंने कहा नहीं इसका सोर्स क्या होगा, जिन्होंने बनाया तो हमने वो सीखा है, नहीं आपको तो ये भी तो पूछना चाहिए ना गुरुओं से कि ये ताल का सोर्स क्या है और कहां से आया। अब उन्होंने मुझे उस असमंजस की स्थिति में डाल दिया कि मैं सोचता ही रह गया। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बोला मैंने कहा ये क्या मुझे बताएंगे, तो उन्होंने मुझे बोला पकड़ इसको पल्स रेट को। मैंने कहा हाँ पकड़ लिया। बोला इसकी क्या स्पीड है, मैंने कहा जी इसकी स्पीड 70 to 80 है। बोला इसको 70 को डिवाइड करो। मैंने कहा 9 8s are 72 और 80 को डिवाइड करो 10 8s are, उसमें कितना अच्छा 8 मात्रा उधर भी आ गया, 8 मात्रा का ताल हमारे पल्स रेट से है। और राजा ताल कैसे है ये, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का जो राजा ताल है वो पल्स रेट है। जब भी कोई बीमार होता है, किसी को चक्कर आता है, किसी को कोई, डॉक्टर पहले पल्स रेट का देखा, क्या देखता है वो इच्छा तालिमंस की नीचे बेताल ताल में अगर उसको लगा कि पल्स रेट थोड़ा सा बड़ा हुआ है या डाउन है, तो वो आपको फट से बोलेगा आपको हाई प्रेशर है या लो प्रेशर है या कुछ भी है, या आपको क्यों चक्कर आ रहे हैं, वो आपकी ताल काउंट करेगा। तो ताल और बेताला होना वो भी इसी पल्स रेट से है। हम बोलते हैं ना यार वो गाने वाला गा रहा है लेकिन ये बेताला गा रहा है, वो बेताला क्या है कि मतलब भगवान ना करे अभी आप बिल्कुल परफेक्टली आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरी ताल इस वक्त परफेक्टली चल रही है जी। और भगवान ना करे ये थोड़ी सी बड़े, मैं आपको कहूंगा मानी जी
मैं थोड़ा सा अनईजीनेस फील कर रहा हूँ, इसको क्लोज करें कि वही होता कि बुचस्तम साथ बेताल। तो इसी तरह से बहुत सारी, किसी दिन इस पे कोई आप सब्जेक्ट रखिएगा तो मैं पूरे ताल का आपको बताऊंगा कि ह्यूमन बॉडी में कौन कौन सी ताल पे कैसे क्रिएट, कैसे उसमें म्यूजिक पे इसका ये हो गया। जैसे सा, जैसे हमारा हम इशरा करा सा, ये भी सा है। अब ये भी अगर मैं इस फर्स्ट ब्लैक को बजाऊं सा, ये भी सा है, सा 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 सा, ये सारे सा है। अब ये रे गा मा पा दा नी सा कैसे हो गया है? इसको अपनी डिवोशन से उन्होंने, श्रुतियों का, हमारे ऋषि मुनियों ने, और आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि ये जो सारे गामा की जो हमारी टेक्निक दी है, जो इसमें जो की है, वो कश्मीरी ब्राह्मण जिसका नाम शारंग देव जी था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये संतूर जी पर्शियन साज है, ये जी हमारा ईरान से आया है। लेकिन अगर आप कश्मीर के एंशिएंट कल्चर की बात करें तो ये हमारे शारदा भगवती का ही साज है। नमामिताम शारदाम देवी पीत वस्त्र दराम तेमिशे लिदिर पर लगे शत तंत्र वीणा वादनी। शत तंत्र, या शत तंत्र मीन्स के 100 तारों वाला साज, 100 तारों वाला साज संतूर है। अच्छा, उसी को संतूर है। शत तंत्र वीणा वादनी, यानी कि तुम्हारे हाथ में शत तंत्र वीणा है। तो ये तो हमारे कश्मीर का साज हुआ, तो ईरान का कहां से हुआ? तो एंशिएंट कल्चर में ईरान वीरान ये तो सारे पार्ट ऑफ हमारे ही थे ना। जी जी। तो ये मैं सबको बोलता हूँ कि यार ये ईरान वीरान को छोड़ो, ये हमारे कश्मीर का ही है। तो इसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत में कश्मीर का कितना योगदान है, बहुत जबरदस्त योगदान है ये रहा। और मैं इसीलिए जितने भी हमारे आजकल के यंगस्टर्स आ रहे हैं जो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं जी, तो उनका जो प्लेटफॉर्म है आजकल का, आपको पता है कि यूट्यूब के माध्यम से सभी लोग अपना काम कर रहे हैं, गा रहे हैं। उनसे मेरा यही अनुरोध रहता है कि भाई तुम ना इसको प्रॉपरली सीखो, प्रॉपरली इसको सीखिए जिंदगी के लिए। जो आपने क्वेश्चन किया कि जिंदगी में कितना जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में जब तक आप सीखोगे नहीं तो आपको पता है कि आजकल म्यूजिक थेरेपी से कैसे लोगों को ठीक किया जाता है। आपका डिमेंशिया आपका ठीक हो रहा है, हो रहा है ना ठीक, आप पढ़ रहे हो ना। एक गाय को हेडफोन लगाने से उसको म्यूजिक थेरेपी से वो ज्यादा दूध दे देती है, वो क्या है उसमें? यही मैं कह रहा हूं कि ह्यूमन बॉडी जो है, इसका जो कनेक्ट है वो अंतरात्मा से, इनर कॉन्शियसनेस से। बिल्कुल। तो वो ऐसी चीज क्या है कि मैं सैड संगीत बजा रहा हूं तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं तेज म्यूजिक बजाता हूं कि आपका पांव थिरकते हैं कि मैं नाचने का दिल करता है। वो क्या चीज क्या है? कोई किडनी इफेक्ट होती है, कोई हार्ट इफेक्ट होता है, ब्रेन क्या चीज होती है? इनर कॉन्शियसनेस। आपकी जो आत्मा है वो उसमें जागृत, आपकी वो कुंडलिनी, ये एक, इसलिए मैंने कहा ना ये बहुत बड़ा एक वास्ट सब्जेक्ट है। बिल्कुल। और जैसे हमारा मेडिकल सब्जेक्ट है, जैसे हमारी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, जैसे हमारा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, म्यूजिक कंप्लीट एक सब्जेक्ट है। किसी को भी इस फील्ड में आना है तो उसको इस फील्ड में आने से पहले सीखना ही पड़ेगा। बिल्कुल, उसकी बजाय तो आ नहीं सकता, और ना फिर आप जैसा नाम उसका हो सकता है। नहीं, मेरा जैसा तो, मैं तो अभी एक लर्नर हूँ। ये आपका बड़ापन है कि आप मुझे ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, सिर्फ यह है कि मैंने अपनी कोशिश जो की है वो लोगों को अच्छी लगी है। उनका मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ कि जो लोग मेरी चीज को, मेरे संगीत को पसंद करते हैं, मेरे काम को पसंद करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। हाँ, सिर्फ अपनी जगह मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं एक अभी भी म्यूजिक का स्टूडेंट हूँ। अभी भी मुझे कुछ चीजें नहीं पता है जो मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, और बाकी माता की कृपा और आपके आशीर्वाद से चल रहा हूँ, और अपने यंगस्टर्स से बहुत सारा काम करता हूँ। और आपको पता है कि मैंने इसी काम के लिए एक आरएम के आर्ट्स एंड रिसर्च फाउंडेशन की एक नींव भी रखी है, जिसके माध्यम से हम कश्मीर का एंशिएंट कल्चर को हम वर्ल्ड वाइड दिखाते हैं। मतलब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी मैं लेके गया हूँ, और सोशल वर्क करता हूँ कि जो हमारी, जैसे अभी आपको पता है कि माता रागनिया पे मैंने बनाया है, माता का वो कैसे वो हमारी श्रीलंका से कैसे आ गई है उसके ऊपर मैंने बनाया। इस वक्त वो थोड़ा सा जो कंपोज आपने किया है, अगर हमारे दर्शक भी सुन पाए। हाँ, उसका एक वो नागेंद्र हाराई वो मैंने किया था, वो मैं अभी वो उसका वो मैंने सुरेश चौहान से गवाया था। नागेंद्र हाराई
दिगंबरा, ऐसा है कुछ वो। उसमें फिर बहुत सारा हमने म्यूजिक किया है, जैसे विजय मल्ला जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, उनसे मैंने बहुत सारे गीत गवाए हैं। हमारी अर्चना जलाली जी बहुत अच्छी है, उनसे मैंने गवाए। हमारी डॉक्टर दीपाली वातल जी से, उनसे मैंने बहुत सारे। मेरा ये आखिरी सवाल जो है वो मेरा पर्सनल सवाल है। अभी जब हम आए थे यहाँ आपका इंटरव्यू लेने, तो आप किसी को समझा रहे थे कि बाकी जो म्यूजिक है उसमें जो है 8 ताले होती हैं, सिर्फ कश्मीरी जो हाँ, वो हमारे फोक म्यूजिक। उन्होंने मुझे कहा, कुलदीप जी, कि हम अपनी सभ्यता को भूल चुके हैं, कि हमारे यहाँ शादियों में अब डीजे का शोर ज्यादा चलता है, तो वो भी म्यूजिक का पार्ट है। मैंने कहा कि हम अपने एंशिएंट कल्चर को भूल चुके हैं, हम आगे आगे की ओर जा रहे हैं जी। लेकिन उसमें भी अब क्या करें कि उसका भी जिम्मेदारी क्या है कि जो हमारा घर से बिगड़ होना है वो हमारा मेन रीजन है। लेकिन इस पे हम जैसे लोगों को काम करने की जरूरत है कि हम लोगों को कैसे समझाएं कि अपने कल्चर को कैसे आप धरोहर को कैसे संभाल के रखें। तो उसमें मैंने उनको बोला, आप हिंजे की एक एम्बियंस क्रिएट कीजिए शादी में जी। तो और वो हिंजे ही एक हमारा, जैसे मैं आपको सुनाऊंगा ऐसे यहाँ थोड़ा सा, जब ये तो बेसिकली औरतें गाती हैं जी, जी, तो अब उसमें हिंजे शुक्ला करीत शब फल माजे ये एक एम्बियंस है। और अगर इसको ताल में, ये जब ताल में है, ये 5 मात्रा के बाद इसका खाली और सम आता है, यानी कि 10 मात्रा, मतलब 10 मात्रा का ताल हमारे संगीत में इतना ही टफ ताल है, इसमें बड़े बड़े वो की गाते हुए छुट्टी हो जाती है जी। अगर उसका रियाज प्रॉपरली ना हो जी। तो हमारी वुमेन फोक इस 10 मात्रा के ताल में कब से गा रहे हैं, वो शादियों में 5000 साल से इसको गा रहे हैं। ये हमें समझना पड़ेगा। और इसके क्या फायदे हैं? इसके ये फायदे हैं कि अगर ये एम्बियंस आपको, अभी मैंने ये एम्बियंस सुना था, कितना अच्छा लगा। तो इसकी जो एम्बियंस है, जो आपके घर में शुभ काम हो रहे हैं, बिल्कुल कोई भी अच्छा काम है, लिमुंच मोइजराच मास मुसरुंच, हमारे जितने भी रिचुअल्स हैं उसमें अगर हम इसको यूज करें, उसमें क्या करना, मैं इनको बोल रहा था कि आप घर के बाहर जब भी आपके हो, लोग तो सजावट करते हैं, जूल करान वारिया चीज करान, उसके साथ साथ आप मकान के बाहर से 2-2 स्पीकर छोटे छोटे पीछे से, उसमें एक एम्बियंस क्रिएट किया हिंजे की, उससे आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी। और पॉजिटिविटी से क्या होगा कि जो काम हो रहा है वो अच्छी तरह से होगा, आपकी लड़की को ब्लेसिंग्स मिलेंगे, आपके लड़के को ब्लेसिंग्स मिलेगी। हमारे जो बुजुर्गों ने हमारे को सिखाया है, जो दिया, उन चीजों को आप आगे ले जाओ। हमारे पास तो आज का, हमारे तो डिजिटल इंडिया हो गया। आपसे आपको क्या करना, उसी एम्बियंस को आपने, हमारे पास रिकॉर्ड है, मेरे से ले लो, मेरे पास पड़ा हुआ है, आप ले लो, उसको चलाओ, उसको एम्बियंस की तरह क्रिएट करो। क्योंकि अब तो आपके औरतें गा नहीं सकती हैं उसको, आप तो 1 किताब भी होगी उनके पास, वो गा नहीं सकती, उनको पता ही नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है इस चीज की। तो उससे अच्छा है ना उस एम्बियंस को आप क्रिएट करो। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आइडिया आपने दिया। वाकई में अगर हम सभी अपने घरों में ऐसा करें तो हमारे घरों में पॉजिटिव शुरुआत होगी। देखो मैं कह रहा हूं कि जो हमारी शादी ब्याह है ना जी, ये सबसे अच्छा हमारे कल्चरल डाइवर्सिटी को दिखाने का एक मौका होता है। जी बिल्कुल। कि अभी अभी आप देखेंगे कहीं बड़ी बड़ी शादियां होती है, यहाँ मैं डोगरा कल्चर की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे हमारे को इनविटेशन में मिलते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो अपनी जब डोली निकालते हैं तो वो अपने एनिशेंट कल्चर से उसको गुनगुनाते हैं। जी, तो हम क्यों ना करें उसको? जी बिल्कुल। ठीक है, आप जयमाला पहनते हो, जयमाला के वक्त अगर आप वो हो सीटियां मिटियां, एक और आते उसको इस मन जलाएगी महाराज को, साथ में वो जलाएगी। व्यूग वचन क्या है? व्यूग वचन हमारे पास है, ले जाओ उसको, चलाओ उस वक्त व्यूग वचन को, जो आप डीजे में पंजाबी गाने चलाते हो, कुछ चलते हो, उस व्यूग वचन को, है ना, वो मतलब वो अभी मेखला होती है, तो अगर वो हमारे पास रिकॉर्ड आई है,
Humu thunge khotum to thum yarmal Osh pajvi her khotum to thum yarmal Humu thunge khotum to thum yarmal। ये हमारे जब हमारा महाराजा निकलता था तो ये गाते थे। ये हमारा एनिशिएंट कल्चर है जी। इस एनिशिएंट कल्चर के क्या क्या फायदे हैं ये आपको प्रैक्टिकली करने को मिलेगा। अच्छा, हम इतने ड्रेसेस पे इतने पैसा खर्च करते हैं, हम क्यों ना एक तरगा लगाएगी, एक हमारी जो यजमान बाई है एक साफा लगाएंगे, उसमें वो फिर वेलकम करेंगे, इस बंद जला के हम लोगों को वेलकम करें। जो भी हमारे नॉन कश्मीरी भाई बहन है कम से कम वो उस हमारे एनिशिएंट कल्चर से तो हमारे साथ रूबरू हो जाएं। बिल्कुल, ये मेरे कहने का मतलब है। और ये सब संगीत की फॉर्म्स है। जी जी जी। यही मैंने कहा कि ह्यूमन बॉडी और डिवोशन म्यूजिक चाहे आप ले लो, फोक म्यूजिक ले लो, आप कोई भी किस्म का संगीत ले लो, ये आपके ह्यूमन बॉडी से अटैच। बिल्कुल बिल्कुल। कुलदीप जी, शुक्रिया अपना इतना कीमती समय हमें देने के लिए और हमें बताने के लिए कि म्यूजिक हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपको भी मैं एडवाइस करूंगा, मानी जी, आप जब भी कभी टेंशन में हो या कुछ हो तो मेहरबानी करके YouTube पे अवेलेबल है राग दरबारी, उसको सुन, अपने हेडसेट में लगाया, अपने घर में बैठा, किसी से बात नहीं करनी है, उसको आधा घंटे सुनो राग दरबार। आपके जितने भी टेंशन है आप देखो कितना फ्रेशनेस और रिलीज हो जाओगे आप। ये बताने की जरूरत है। हाँ, इस पे भी बहुत सारी बातें होगी, ये आधे घंटे का कोई हमारा नहीं है, किसी दिन इस पे बहुत ज्यादातर विस्तार से बात करेंगे। आपने खुद ही बोला कि इसमें वास्ट नॉलेज है, जितना हम बात करें उतना कम है इसके बारे में। मैं कह रहा हूँ, एक धरती जो चल रही है ये भी एकदम पे चल रही है ना। जी जी जी। 365 दिन में क्यों ये 160 दिन में अगर चक्कर पूरा कर देगी तो मोकले ये कि बुनियल मोकले सॉरी जी। संसार का नियम है रिदम पे चलना। आपकी गाड़ी स्टार्ट करते हो, उसका इंजन है, उसमें जो पिस्टन चल रही है वो रिदम में जी, ताल पे, हर एक चीज ताल पे म्यूजिकली है। आप गाड़ी चलाते हो, उसके एम्बियंस है, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर में उसकी अपनी एम्बियंस है, उसका अपना रिदम है जी। तो ये इस पे एक वो वास्ट नॉलेज है। अब अच्छा है, इस पे हम किसी दिन अच्छी तरह से किसी भी एक टॉपिक पे रखेंगे बात। मैं अपनी बड़ाई पे नहीं रखना मैंने क्या किया, लेकिन इस टॉपिक पे रखेंगे। वाकई में हमारे दर्शकों को भी जानने को मिलेगा कि इस म्यूजिक के जरिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये थे कुलदीप सप्रू जी। आगे भी आपको ऐसी ही पर्सनालिटी से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी वीडियो जर्नलिस्ट प्रिया भट्ट को दीजिए इजाजत। बने रहे द राइट न्यूज के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिए। नमस्कार।